लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जो यंगस्टर्स को भी हो रहा है। जी, सबसे पहला और जो कॉमन रीज़न है वो है सोशल मीडिया। प्रमोटिंग कैंसर। तो आज हम लोग कैंसर कैसे होता है, किनको होता है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इन सब बारे में बात कर रहे हैं बहुत डिटेल में। और सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला जो कैंसर है भारत में वो है हेड एंड नेक कैंसर, जिसके हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस भारत में आ रहे हैं। आज इसी बारे में खास बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर दीपांशु मौजूद हैं नारायणा हॉस्पिटल से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैडम। इतना कॉमन जो है ये हेड एंड नेक कैंसर, ये क्यों है भारत में? जी, हमारे देश में ऑफ लेटली आपने देखा होगा कि टोबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टोबैको की ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी, आप जस्ट यहाँ से बाहर निकलेंगे, हर गली नुक्कड़ पे आपको एक पान की दुकान मिलेगी जहाँ पर कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एज जाके टोबैको प्रोक्योर कर सकता है। क्योंकि यूज़ बढ़ा है, इसीलिए ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि टोबैको कैंसर रिलेटेड जो कैंसर्स हैं उनकी इंसिडेंस बढ़ गई हैं। हमारे देश में, जैसा कि हमारी पहले बात हो रही थी कि लगभग 2.5 लाख नए केसेस हैं, और इसके अलावा जो पुराने 40 से 45 लाख केसेस हैं, तो ये बर्डन बढ़ता ही जा रहा है हर साल। इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ टोबैको एंड उसके जो इम्प्लीकेशंस हम लोग अब देख रहे हैं। अच्छा, बाकी जो कैंसर है उसमें फिर भी हम लोग देखते हैं कि एक सर्टेन उम्र के ऊपर के लोगों को कैंसर हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जो यंगस्टर्स को भी हो रहा है। जी। एंड व्हाई डू यू थिंक इट्स हैपनिंग? मैंने जैसे आपको बताया कि ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी, हर जगह पे बहुत आराम से कोई बच्चा भी जाके तम्बाकू या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ले लेता है, इसलिए बच्चों में यूज़ बढ़ रहा है। और क्योंकि बच्चों में यूज़ बढ़ रहा है तो इसके इफ़ेक्ट्स जल्दी दिख रहे हैं। एज अ डॉक्टर आपको आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी कैंसर का आपके पास में आता है, हेड एंड नेक कैंसर को लेकर आपके पास में आता है, तो क्या रीजंस है जिनकी वजह से उनको इस तरह के कैंसर हो रहे हैं? और हेड एंड नेक मीन्स व्हाट? जी, सो हेड एंड नेक कैंसर इज प्रीडोमिनेंटली कैंसर्स रिलेटेड टू मुंह, ओरल कैविटी, नेक एंड थ्रोट और वॉइस बॉक्स। प्रीडोमिनेंटली जो तम्बाकू की बात करते हैं, या तो स्मोकलेस टबैको होता है, यानी कि जो खाने वाला जो तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला, या फिर स्मोक टबैको होता है जिसमें सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और आजकल वेपिंग भी बहुत कॉमन है ना। ये दोनों तरीके से अलग अलग तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं। पेशेंट्स प्रीडोमिनेंटली हमारे पास जो कंप्लेन लेके आते हैं कि मुंह के अंदर छाला हो रहा है, वो छाला सही नहीं हो रहा है दवाइयाँ लेने के बावजूद भी, पेशेंट की भूख कम हो गई है, वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया है, खाना खाने का मन नहीं करता, या मुंह के अंदर कॉन्टीन्यूसली जलन बनती है, आवाज़ में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, खाना खाते टाइम दर्द होता है, या गले के आसपास में कोई गांठ हो रही है, या कोई अननेचुरल चीज़ या लंप दिख रहा है उन्हें। तो ऐसे सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। हर तरीके के कैंसर का ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होता है, हर तरीके के कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट कौन सी स्टेज पे है, कौन सी एज में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है, डिजीज़ कितना प्रोग्रेस कर गई, और काफ़ी सारे फैक्टर्स देखते हुए हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई लंप है बट इट्स पेनलेस और कई सालों से है। जी, मोस्टली कैंसर रिलेटेड जो लम्स होते हैं वो स्टार्टिंग में पेनलेस ही रहते हैं। और क्या होता है कि हम सब की आदत होती है मिट्टी डालो भूल जाओ। हमें ऐसा लगता है कि कल को कुछ निकल ना जाए, वी एक्ट एज एन ऑस्ट्रिच कि यार हम अपना इस चीज़ से ध्यान हटा लेंगे। या फिर लोगों की आदत होती है ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में जाने की। मतलब कई बार ऐसा हमारे पास ऐसा हुआ है कि पेशेंट को क्लियर कट छाला मुंह के अंदर है, या गले के आसपास में कोई गांठ है, और वो ऑल्टरनेट थेरेपीज़, झाड़ा लगवाने जा रहे हैं, या फिर अलग अलग जगह पे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम लोग हमेशा पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप विश्वास रखिए, अंधविश्वास मत रखिए। हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट के साथ हम लोग भगवान में भी विश्वास करने के लिए बोलते हैं, लेकिन भगवान आपकी मदद कभी तभी करेगा जब आप खुद की मदद करना चाहेंगे। तो मिसगाइड बहुत सारे लोग होते हैं लम्स की वजह से। ओके, आई वांटेड, अभी हम लोग कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि दांतों की वजह से भी छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, यंगस्टर्स को कैंसर हो रहा है। जी बिल्कुल। पुअर डेंटेशन या फिर इल फिटेड डेंचर्स, इसकी वजह से जो क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन आवर कंट्री। मतलब जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसको कैंसर होने की संभावना अगर ज़्यादा है। दांत टेढ़ा है, टेढ़ा दांत अगर बार बार गाल की चमड़ी पर लगता है तो स्टार्टिंग में वहाँ पे छाला बनता है,
ग्रेजुअली उस छाले में कैंसर के सेल्स डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन। इसके दो मेन कारण होते हैं। पहला, आड़ा टेढ़ा दांत, जैसे किसी का बचपन से ही आड़ा टेढ़ा दांत आ रहा है, अब वो आड़ा टेढ़ा दांत कई सालों तक कॉन्स्टेंटली एक जगह पर लग रहा है जिसकी वजह से दिक्कत है। दूसरी चीज़ होती है इल फिटेड डेंचर्स। हम लोगों ने आर्टिफिशियल जबड़ा कहीं से बनवाया, किसी डेंटिस्ट ने हमें बना के दिया, उसकी फिटिंग सही नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता है और वो क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से भी कैंसर्स बनते हैं। कई सारे डॉक्टर से मैंने पहले बात की है, तो ये पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज में भी लोगों का कैंसर डायग्नोस हो जाता है, पता चल जाता है। मैं जानना चाहूँगी हेड एंड नेक कैंसर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या कोई फर्स्ट सेकंड स्टेज का आपने पेशेंट देखा है, सीधा फोर्थ स्टेज पे ही आते हैं लोग? काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्रोबेबली आज से 15 साल पहले जब मैं पेशेंट्स देख रहा था तब मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेज के आ रहे थे, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और सो, जो लास्ट 10 साल में हम लोगों ने देखा है कि आजकल पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आते हैं। उसका कारण भी सोशल मीडिया ही है। वो एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि काफ़ी सारे लोग चीज़ों को देख के डर जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज उन्होंने देखा और फिर वो उस चीज़ को खुद पे लगाने लगते हैं। ऐसे केस में डर के कई बार डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं और ऐसे केसेस में हम लोग अर्ली स्टेज डिजीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जागरूकता होने लग गई है। लोगों को ये डर है कि कल को कैंसर ना हो जाए, बिकॉज वो लोग देखते हैं कि कैंसर से पूरा परिवार अफेक्ट होता है। तो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारी ओपीडीज़ में आते हैं जिन्हें कैंसर नहीं पर कैंसर का डर है। बट आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी सच पेशेंट्स। मेरे हिसाब से पेशेंट में अगर ये डर है और इस चीज़ के लिए वो डॉक्टर को दिखा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, रादर देन कि इग्नोरेंस है कि मुझे तो दिखाना ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे केसेस में पेशेंट की जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस हो जाती है। बट ओवर द लास्ट डिकेड हम लोगों ने देखा है कि जो कैंसर का डिटेक्शन है टूवर्ड्स अर्ली स्टेजेस जा रहा है। यस, हम लोगों को लेट स्टेजेस में भी कैंसर काफ़ी मिलते हैं, बिकॉज हमारे देश में हर आदमी उतना अफोर्डेबल नहीं होता है, हर सबके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि डर की वजह से, फैमिली की वजह से, आपस में बात करने की वजह से, प्रोबेबली शायद जो टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो फोटोग्राफ जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसकी वजह से, पर काफ़ी लोग अर्ली स्टेजेस में आने लगे हैं। अर्ली स्टेज में हेड एंड नेक कैंसर का सर्वाइवल इज़ एक्सेलेंट, ऑलमोस्ट 90 to 95% 5 ईयर सर्वाइवल है। ओके अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कोई टबैको एडिक्ट आपके पास में आते हैं जिनको कैंसर हो गया है, अब ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया लेकिन उनका एडिक्शन तो नहीं छूट सकता। कई बार पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 4, स्टेज 3 कैंसर के बाद ट्रीटमेंट करवाने के बाद सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब तम्बाकू हम खा सकते हैं क्या? उन लोगों को ये बताते हैं कि प्रोबेबली ये आपकी सेकेंड इनिंग्स है, ये एक जीवन का वरदान है, बार बार नहीं मिलेगा। तम्बाकू ही खाना है। देखिए मैडम, ये अनफॉर्चुनेट है, आदत ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं सब कहना बहुत आसान है, जो लोग कंज्यूम नहीं करते उन्हें लगता है कि क्यों खा रहा है, लेकिन ये एडिक्शन छोड़ना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक बार कैंसर का झटका लगता है तो ऐसे लोग एक बार के लिए तो स्तब्ध रह जाते हैं। एक बार तो ये बोलते हैं कि नहीं साहब अब मैं सुधर के रहूँगा, लेकिन एक बार जैसे वो कैंसर का ट्रीटमेंट होने लगता है तो फैमिली का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब अमेजिंगली मेरे एक पेशेंट हैं, 34 ईयर ओल्ड थे जब हमारे पास आए थे। उनकी रिसेंटली तब शादी हुई थी, स्टेज 3 का कैंसर था मुंह का। आए थे और बिल्कुल ये मान के चलिए कि आके मेरे सामने रोने ही लग गए थे कि डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए। उनका ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट हुआ, ये कोविड टाइम की बात है। कोविड के बाद उनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट अनइवेंटफुल था, बिल्कुल ठीक थे। 3 या 4 साल बाद हमारे जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें लगभग 5 साल तक फॉलो करते हैं कि उनकी बीमारी वापस ना आ जाए। 3 या 4 साल बाद वैसे ही वो मेरे पास रेगुलर भी आते थे, तो वो बता रहे थे कि मैंने कोटा में एक एजुकेशन का ये मान के चलिए कि एक छोटा सा अकेडमी टाइप चालू कर दिया। तो उनकी एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे वो शाम को आधा घंटा बैठते हैं, जो भी तम्बाकू खाते हैं उन सब के साथ मिलके बात करते हैं, देखो मेरे साथ ये हुआ आपके साथ ना हो। और इन्हीं पेशेंट के साथ एक बड़ी मज़ेदार बात हुई, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा एंड उस वीडियो में उनका एक नया बॉन्ड उनके पास में था। सो ही वाज लाइक कि डॉक्टर साहब जब मुझे कैंसर हुआ था मेरी नई शादी हुई थी, कैंसर का ट्रीटमेंट मैंने कराया, आज मेरे हाथ में मेरा बेटा है। तो
एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगी बचाई है। ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमें बहुत खुशियाँ देते हैं। ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है। लोगों को बस ये लगता है कि मुझे नहीं होना चाहिए, किसी और को हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसमें ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कोई एक पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जी। अब उनका कैंसर ख़त्म होने लगा है, उसके क्या सिम्टम्स हो रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि अब देखिए, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कैंसर इनिशियली मैक्रोस्कोपिकली हम लोग एज सर्जन्स निकालते हैं, यानी कि जो कैंसर हमें दिख रहा है उसे एक टेंटेटिव प्लानिंग करते हुए सीटी स्कैन से और एमआरआई से कि हमें इतना हिस्सा निकालना है जिससे पेशेंट की रूटीन फंक्शनिंग में भी दिक्कत ना हो और ओवरऑल कॉस्मेटिकली भी अच्छा लगे। एक बार हम लोग वो निकाल देते हैं, उसके बाद पेशेंट का मेजॉरिटी कैंसर का बर्डन ख़त्म हो जाता है। एक बार ये आपने कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि पेशेंट की जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है, जो बाकी सूक्ष्म रूप से बची हुई डिजीज़ है, उसके लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दें, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग पेशेंट को एक कूल डाउन पीरियड देते हैं अराउंड 8 to 12 वीक्स का, क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट के बाद बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाती है, प्लस काफ़ी स्वेलिंग भी आती है। वो 12 वीक्स के बाद हम लोग एक स्कैन कराते हैं। सो कैंसर एक नॉर्मल फोड़ा फुंसी नहीं है कि आपने निकाला और आपको दिख रहा है घाव भर रहा है। तो क्या सिम्टम्स में फ़र्क आने शुरू होते हैं? जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैं एक डॉक्टर से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो लेट्स से ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो ब्लीडिंग रुक गई, नॉट नेसेसरीली, सिम्टम्स कम, पेशेंट इम्प्रूव होने लगता है, क्लिनिकली आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, पर वो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट कभी कभार फॉल्स भी हो सकता है। अच्छा, कि आपको लग रहा है कि पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन यहाँ से कैंसर हटके कहीं और आ गया। तो इसीलिए वी आर ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल किसी भी पेशेंट को बोलने में कि आप कैंसर फ्री हैं। एक पेशेंट आज मेरे पास आता है तो उसको कैंसर फ्री बोलने में मुझे एटलीस्ट 2 साल लगेंगे, जब तक हम लोग 100% श्योर नहीं हो जाते कि बीमारी और कहीं नहीं है। फॉल्स होप देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम ट्रीट करना है, क्योंकि पेशेंट के साथ में फैमिली के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है कि मैडम, हम लोग साइंटिफिकली सोचते हैं, फैमिलीज़ कभी नहीं सोचती, पेशेंट कभी नहीं सोचते। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इलाज करा लिया, अब मेरी बीमारी वापस कैसे आ सकती है। जबकि कैंसर के साथ में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी ऐसे कितने केसेस आपने देखे हैं कि ट्रीटमेंट शुरू किया और बीच में रोक के चले गए, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया? काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट आसान नहीं है, पेशेंट के लिए भी, फैमिली के लिए भी। कॉस्ट इश्यूज होते हैं, प्लस पेशेंट का रेगुलर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि सर्जरी मेरे लिए पेनफुल होगी, तो वो सर्जरी से भाग जाते हैं। एक प्रोबब्ली शायद 12 साल पहले मुझे याद है, आई केम बैक फ्रॉम यूएस, और मेरा पहला इंस्टेंस जो यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट का था वो कुछ ऐसा ही हुआ था। यंग 23 साल का लड़का था, ओरल कैंसर, जीभ का कैंसर था, स्टेज 1। मैंने उनको बताया तो फैमिली एकदम डिनायल में थी कि नहीं साहब, हमारे बच्चे को तो कैंसर हो ही नहीं सकता, ये तो क्या दिन में कभी एक बार तम्बाकू खाता है, और वो भी नहीं खाता। यही ये बच्चा मेरे पास 3 महीने बाद वापस आया। 3 महीने बाद मैंने कहा आप कहाँ थे? तो उसने कहा कि सर मेरे फादर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कैंसर था, तो उन्होंने ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में गए और कहीं पीर बाबा के पास लेके गए, कोई मंदिर पे दर्शन कराए। वही स्टेज 1 की बीमारी स्टेज 4 मेटास्टेटिक, और यानी कि लंग्स में भी फैल गई थी। वो क्योरेबल ही नहीं था। अच्छा, मेरा कैच यहाँ पे ये था कि वो ज़्यादा, मतलब दिन में ज़्यादा नहीं खा रहा था वो, तो भी कैंसर हो गया और कम एज में हो गया। कैंसर में ऐसा डिफाइंड नहीं होता, ये ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने इतना तम्बाकू खाया तो इतना कैंसर बनेगा। और ये भी क्योंकि क्या होता है कि तम्बाकू से आप कभी भी म्यूटेशन डिफाइन नहीं कर सकते। कई लोगों में जो कैंसर्स होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, 3 महीने में बीमारी स्टेज 1 से स्टेज 4 चली जाती है। कई लोगों में वेरी स्लो ग्रोइंग होते हैं, लोग 25-25 साल 30-30 साल भी तम्बाकू खाते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट, तो हर इंसान की बॉडी कार्सिनोजन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स को आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे कैंसर के बारे में? जी, हेड एंड नेक कैंसर में का ट्रीटमेंट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। एंड मैंने यही चीज़ देखी है कि लोग हमेशा डिनायल में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तम्बाकू खा रहा हूँ, या फिर मैं गुटखा खा रहा हूँ, या फिर मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो मुझे ये कैंसर नहीं हो सकता।
उसकी वजह से एक नोशन बनता जा रहा है कि लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडर द कारपेट डालते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे तो नहीं हो सकता, ये जो मेरे छाले हैं ये नॉर्मल हैं, कब्ज़ी की वजह से हैं या किसी और रीज़न की वजह से हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि इन केस आप या आपका कोई रिलेटिव है जो तंबाकू चूअर है, जिसे ऐसा लगता, जो आपको लगता है कि एक पॉसिबिलिटी भी है कैंसर की, तो उन्हें ज़रूर एग्ज़ामिन करवाइए। हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट सिंपल है, बहुत ही वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कोई ट्रीटमेंट होता है, हर पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाता है और वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रीटमेंट के बाद सर्वाइवल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर अपन लोग लेट स्टेज में बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं तो उसका सर्वाइवल भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। प्लस बच्चों में ये मैसेज जाना चाहिए कि तंबाकू और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का खाना कूल नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। जो स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं वो गलत है, वो चीज़ हमें उन्हें बिठाकर समझानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जो तंबाकू प्रोडक्ट का इजी अवेलेबिलिटी है वो कम करे। प्रोडक्ट्स महंगे तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगा पा रही है। काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेप्स से ही इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग कैंसर फ्री इंडिया की तरफ जा पाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी मेहनत लगेगी, हमारी भी और लोगों की भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ मुझे नया जानने को मिला। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हल्के भी कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो प्लीज़ गेट डायग्नोस्ड। एंड ऑल्सो आई होप कि नारायणा हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो आपके सवालों के जवाब दे पाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है आपको, या मैंने यहाँ पे सवाल नहीं पूछा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।